आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर ने लिखा, प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा। तारुफ समझते हैं, तारुफ मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना आप लोग, इंट्रो हो गया। इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार ये तो ऊट पटांग आदमी है या ऊट पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोड लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बस करना यह है कि खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं। और आज की पीढ़ी का यह समझना बहुत ज़रूरी है कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मैं उस बात पर हूं, उससे पहले थोड़ा संक्षेप में समझा दूं। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा इस बीच में कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं, क्या सच में इतना आसान होता है। कैसे छोड़ें उन चीज़ों को जो मन पर हावी हैं, उन इमोशंस के टर्मोइल को, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें। क्या सच में इतना आसान होता है। आसान तो नहीं होता है। मेरी उम्र में आसान है, आपकी उम्र में आसान नहीं होता है। मेरी उम्र में क्यों आसान है, क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। हम सब दरअसल बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें से कुछ का नाम हार्मोन्स हैं, उन केमिकल्स और हार्मोन्स के बहुत सारे इंटरेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसलिए जब कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे हमेशा उछलते रहते हैं, पेरेंट्स थके रहते हैं, ये इन सभी केमिस्ट्री का परिणाम है, शौक का मामला नहीं। आपकी उम्र जो होती है किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआती उम्र में, मान के चलो कि आप सब लोग 17 से 22 23 के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं, कुछ तो भी शादी भी नहीं कर सकते होंगे, वो वाले होंगे ना। लड़के तो नहीं कर सकते होंगे, किसके कहाँ होंगे, तो वो वाली उम्र आप लोगों की है। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज़्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफ़ी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको बुढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षण। उनमें से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन आपको कभी प्रपोज करे। आप लोगों की उम्र है, ये सब चलता ही होगा आप लोगों के बीच में। मैं आपके टीचर से सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र में से होता होगा, सब जानते हैं, तो होता ही होगा। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ, रिजेक्शन थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं। कि ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। कितने लोग हैं दुनिया में, ऐसा क्या है। और एकदम रोते बिलखते हुए तो मैं बोलता हूँ बधाई हो बहुत बहुत तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे 50 मामले देखे, और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो ना, मन ही मन में बधाई देना अपने आप को कि बच गया। हाँ बोल देता तो फंस जाती, हाँ बोल देते तो मर जाता। और मन में भाव वही रखना है, तो नहीं कोई और सही बात का स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में ये जितने हल्के तरीके से शुरू होती हैं, मैं दावे से कह रहा हूं कि 100 में से 99 अट्रैक्शंस 1 से 2 महीने में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना, वो तो उसका बाहर का परसोना था।
जहां परिचय गहरा होता है असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा। 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है। उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बात आसान है, कभी कभी किसी एक का खत्म होता है, एक का नहीं होता है, वहां मामला मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि दूसरा साथी आपका ये कहे कि भैया देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ महीने से हूं पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि बच्चे तुरंत उस मुद्रा में आते हैं, अच्छा अब मैं कुल्हाड़ी उठा लूंगी, अब मैं तेजाब उठा लूंगा, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे चीट किया है, यू आर ए चीट, यू आर ए लायर, यू आर ए पता नहीं क्या क्या। पता इंग्लिश में गालियां बड़ी सुंदर देते हैं बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात की संभावना मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके साथ 2 महीने रहने के बाद सच में उसको ये लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या आपको लग जाए कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है। और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मजा नहीं है। आप किसी को बांध तो लेंगे, पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। बांधना नहीं, बांधते वो हैं जिनमें असुरक्षा बहुत ज्यादा होती है। उस असुरक्षा से बचने का उपाय खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग हो। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? और ऐसे ही मामले में ये करना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और ये खूबसूरत मोड़ कैसे होगा? अगर कोई जाना चाह रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक, ना उसको अच्छे से बात करे ना खराब से बात करे, न्यूट्रल होके जाने दे। एक, उसको धमकी दे, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो निकल के देख घर से, तेरे एड्रेस पता करवा लूंगा, मेरे साथ 50 दोस्त हैं, मेरे सारे आवारा हैं, सारे बेरोजगार हैं, सारे कुंठित लोग हैं, सारे गुंडे मवाली हैं, उनका धंधा यही है, तेरे पीछे छोड़ दूंगा सबको। एक ही तरीका है। और तीसरा ये कि ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे ठीक है, हो सकता है मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना, तेरी जिंदगी अच्छी हो, मैं भी ढूंढ लूंगा किसी न किसी को, थोड़ी हेल्प कर दियो, कहीं तो करवा दियो मेरी भी, लेकिन ठीक है तुम जा। ये होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, ना बोरा जाना है कि तुम जाओ, मैं तो दीवाना, स्थायी दीवाना हूं तुम्हारा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वाह। पहले के जमाने में बेरोजगारी का लक्षण था। हम जब छोटे थे गाने सुनते थे, हम नहीं सुन के बड़े हुए कि ऐसे करना पड़ता है प्रेम में, तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोडी बनाई। जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तो बस आ जाना। जब कोई तुमको सड़क पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहां से मोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे, बेरोजगार हो क्या? अरे ठीक, जा सिमरन जा, जी ले, और मैं भी जा रहा हूं जीने के लिए। ये दीवाना नहीं बनना है कि तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है यार, तुम ठेकेदार हो कि तेरा ठेका मेरे पास है तो किसी के पास नहीं है। अजीब हाल है। ठीक है, उसकी जिंदगी जीने दो उसको, क्यों किसी की जिंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई हावी हो, आप क्यों किसी की जिंदगी में इतने हावी होंगे? और जब बहुत दर्द हो ना, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूँ एक बार, और फिर मैं सोचता हूँ कि काश यशोधरा जैसा व्यक्तित्व तो सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में कहानी लिखी है, भूमिका में जिक्र किया। बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। उनकी कुंडली देख के ज्योतिषी ने बताया भी था। माता पिता बहुत परेशान थे, शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त न हो। अच्छा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे ही बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, लड़की से, यशोधरा से, उसकी शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफी एग्जाम लिए बुद्ध जी के, वो सारे एग्जाम में पास हुए, तब जाकर शादी हुई। ऐसे नहीं हुई, शादी हुई। तो बुद्ध भी ठीक था, रमे रहे उस जीवन में। बेटा हुआ उनका राहुल। अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 साल की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, एक बीमार को देखा। व्यर्थ हो गए और उनका मनोबल घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब
अब ज्ञान की खोज में जाएं, उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, राज्य भी है, कैसे छोड़ दूं? छोड़ना जरूरी है। अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के नहीं बने हो, तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है, बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते। मैं अनुमान करता हूं कि बुद्ध ने शायद अपने पिताजी से कहा हो कभी कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूं, छोड़ना चाहता हूं, तो पिता ने समझा बुझा के मना किया होगा कि बेटा शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। हो सकता है पत्नी से भी बात की हो, पत्नी ने भी कहा हो कि ये क्या बात हुई, हम सबका जीवन तुम बेटे का है, बच्चा अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, अभी तो चलना भी नहीं शुरू किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसका जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि ये बात हुई कि नहीं हुई। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वो आधी रात को पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बौद्ध परंपरा में महाविनिष्क्रमण कहते हैं, बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैसे क्षणगुप्त यशोधरा के पर्सपेक्टिव से बुद्ध को देख रहे हैं। यशोधरा बहुत परेशान है, भाई पति चला गया है, बच्चे का पिता चला गया, मजाक थोड़ा है। राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया है। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं कि बुद्ध चले गए, इस बात से है कि बिना बताए चले गए, भरोसा नहीं किया। और वो अपनी सहेली से कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या मैं रास्ता रोकती उनका? उसके मन में ये मलाल है कि बिना बताए चले गए। वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पा रही है, परेशान है। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला 6 साल की तपस्या के बाद, बोधिगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला, बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़ के भाग गए थे उनके बुरे वक्त में, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया सारनाथ में, जिसको धर्म चक्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी। शुद्धोधन ने बुद्ध के पास, अपने बेटे के पास कई लोगों को भेजा ये कहने के लिए कि भाई यहाँ भी तो आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, वापस ही नहीं आता। तो फिर शुद्धोधन ने बुद्ध के बचपन के एक दोस्त को ये कह के भेजा, भैया मैं जानता हूं तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पापा याद कर रहे थे। तो वो गया, उससे वायदा निभाया, हो तो गया, बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया, पर वायदा निभा दिया। तो बुद्ध ने कहा जरूर जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बुद्ध पहुंचे अपने कपिलवस्तु, जो अपना इलाका था, वहां पहुंचे। पूरे कपिलवस्तु में, नेपाल सिद्धार्थनगर से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर में कपिलवस्तु है, मैं देखने गया था वो जगह जहां बुद्ध पैदा हुए थे, बड़ा सुंदर स्थान है, आप भी जाकर देखिएगा भी। तो बुद्ध पहुंचे, रात को एक धर्मशाला में रुके। अब वहां हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में। बुद्ध ने कहा भाई मैं देखो राजा का बेटा बनकर नहीं आया हूं, मैं बुद्ध बन के आया हूं। सुबह उठ के भिक्षा मांगने लग गए उस इलाके में, अपने पिता के राज्य में। पिता ने सिर पीट लिया कि भाई क्या कर रहा है। फिर बुद्ध ने सूचना भिजवाई कि मैं बुद्ध हूँ, बेटा हूँ संयोग से, ठीक है मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, पर मैं बुद्ध होकर आया हूँ, मेरी चर्या है, नियम है, मैं भिक्षा से ही जीवन जीता हूँ अपना। ठीक है, पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। फिर बुद्ध गए पिता से मिलने, पिता से मिले, सबसे मिले, भारी सभा में। लेकिन यशोधरा नहीं है मिलने के लिए, लेट गो नहीं कर पा रहे थे, उसके मन में दर्द था। छुप के क्यों गया, बता के जाता। बुद्ध ने पूछा पिता से कि यशोधरा कहाँ है, तो बोले कि वो कह रही है कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद ही मिलने आएंगे मुझसे, मैं क्यों जाऊँगी भाई, आत्मसम्मान भी तो कोई चीज़ है, मैं क्यों मिलने जाऊँगी। तो बुद्ध मिलने गए। सोचिए कमरे में यशोधरा बैठी है, राहुल साथ में। अब राहुल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 6-7 साल का है। बुद्ध गए हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि बुद्ध वहाँ जाके बोलेंगे सॉरी मैंने गलत किया, आई हर्ट यू, आई रियली फील सॉरी। बुद्ध है वो बुद्ध, वहाँ जाके क्या बोल रहे पता है, भिक्षाम दे, भिक्षा दो। और यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी, उसने अपने बेटे का हाथ बाप के हाथ में दे दिया। लेट गो का इससे महान उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं है कि चलो आखिर तुमने आके झुक के कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी, अहंकार था, सब विगलित हो गया। और जो औरत परेशान थी कि मुझसे बिना बताया गया, उसने अपने बेटे को दे दिया कि इसको लेके जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम महान काम कर रहे हो, और तुम महान काम कर रहे हो तो मैं क्यों पीछे में आऊंगी भाई, मेरा पति महान काम कर रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं क्यों पीछे हटूं, बस मुझे भरोसे में लेके जाते तो और खुश होती। ऐसी दूसरी कहानी राधा जी की है। राधा जी आप जानते हैं कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते थे, वो कृष्ण से प्रेम करते थे, उनका विवाह नहीं हो पाया, अलग बात है, लेकिन हमारी परंपरा में प्रेम का जो पराकाष्ठा है ना, प्रेम का चरम, वो तो कृष्ण राधा का है। मतलब राधा कृष्ण का प्रेम एक खास किस्म का प्रेम है, जहां विवाह के बंधन के न होने पर भी प्रेम का चरम रूप होता है। राम और सीता का प्रेम गार्हस्थ्यिक प्रेम का चरम रूप है कि पति पत्नी का प्रेम कितना शानदार हो सकता है। वो देखना हो तो राम सीता का प्रेम देखिए, विशेष रूप से तुलसीदास जी के यहाँ देखिए। और वैसे जो प्रेम होता है वो देखना हो तो राधा कृष्ण का प्रेम देखिए। पर इंटरेस्टिंग है, ये सारे जो हमारे धर्म के चरित्र हैं ये समय के साथ चेंज होते गए हैं। राम बदले हैं, कृष्ण बदले हैं, राधा बदली हैं, सब बदले। एक कवि से सूरदास भक्ति काल में 16वीं सेंचुरी, आप मोटा मोटा ध्यान में रखिए। कृष्ण को आपने वो कहानी सुनी होगी, कृष्ण तो अपने घर में थे, कंस को मारने के लिए वो पैदा हुए थे। कंस को पता लगा तो कंस ने अपने एक सहयोगी अक्रूर जो कि श्वफल्क के पुत्र थे, उनसे कहा कि जाओ और कृष्ण को लेके आओ, यही मारेंगे। उसको पता नहीं था क्या होगा बाद में,
आदमी कॉन्फिडेंस में ऐसी गलती करता ही है, तो वो सुपर कॉन्फिडेंस है, बुलवाया कृष्ण को। कृष्ण तो इसी काम के लिए आए थे, समझ गए कि बुलावा आ गया है, अब इसे काम निपटाना है, चलते हैं। राधा और गोपियां कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी। सुपर इमोशनल विमेन, ऐसा मानते हैं कि वो महिलाएं, राधा तो छोटी थी, बाकी महिलाएं गोपियां उनसे काफी बड़ी उम्र की थी, इतनी इमोशनल थी कृष्ण को लेकर कि कृष्ण के बिना वो सोच नहीं सकते थे कैसे रहेंगे। तो जिस काम के लिए आए थे धरती पर उतरना नहीं था, तो अक्रूर आए, अक्रूर ने बताया कि ऐसे ऐसे है, वो ले जाना है, तो कृष्ण और बलराम चले गए। इधर कृष्ण गए, उधर गोपियों का रोग हाल बुरा, राधा का हाल बुरा। ऐसी दीवानगी आजकल की फिल्मों में सोच नहीं सकते, ऐसी दीवानगी उस जमाने में उनके बीच में। और जब आदमी का प्रेम हाथ से निकलता तो बेचारा कितना कमजोर हो जाता है। राधा जी की हालत सोचिए। सूरदास कह रहे हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरि श्रम जलु अंतर तन भीजे, ता लालच न धुआवती साड़ी। कि वृष भानु की कुमारी, वृष भानु मतलब राधा के पिता, वृष भानु की बेटी राधा इतनी कमजोर हो गई है, इतनी मलिन हो गई है। हरि श्रम जलु अंतर तन भीजे, कृष्ण के पसीने की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिर गई थी, उसकी साड़ी में लगी हुई है। ता लालच न धुआवती साड़ी, इस लालच से साड़ी धुलवा नहीं रही है। और जब से कृष्ण गए हैं कपड़े तक नहीं बदलना चाहिए कि इस कपड़े में मेरे प्रिय की याद है। खाती नहीं है, इतनी कमजोर है, हिल नहीं पाती है। एक और कवि हुए, वो तो इतने आगे बढ़ गए, बिहारी नाम के कवि थे, उनकी नायिका तो लगता है घड़ी का पेंडुलम है। सांस लेती है तो 4-5 कदम 6-7 कदम पीछे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो आगे आ जाती है। सांस की हवा से ऐसा हो रहा है। इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसासनी साथ। कि इधर आती है उधर जाती है, 6-7 हाथ इधर 6-7 उधर, सांस लेती है तो यहाँ, छोड़ती है तो वहाँ, जैसे झूला झूल रही हो। और ये रीति काल के कवि हैं, उनका अलग टेस्ट है, हम सूरदास पे बात कर रहे हैं। राजा इतनी परेशान है। अच्छा, जब आदमी परेशान होता है ना, जब उसका ब्रेकअप टाइप का होता है कि कोई गया है वापस ही नहीं आ रहा, कृष्ण ने कहा कि बस जा रहा हूँ, काम निपटा के आता हूँ। उनके मन में था कि काम निपटाना है, काम निपटा भी दिया। अब कंस के बाद सवाल है कि मथुरा का साम्राज्य कौन संभाले। उसको एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कृष्ण को लगा कि मुझे यहाँ रह के सिस्टम को ठीक करना चाहिए, उसके बाद लौटना चाहिए। तो वो रुक गए वहां पर, राज्य का काम भी तो करना ही था। पर प्रेमी व्यक्ति को सब समझ नहीं आया, उसको लगता कि नहीं मेरे पास आओ, बाकी सब बेकार की बातें हैं, मेरे पास आओ। कृष्ण आ नहीं रहे, यमुना के इधर कृष्ण है, यमुना के इधर गोपियां हैं, पर आत्मसम्मान भी तो है। एक आलोचक ने कहा कि नाव में बैठ के चली जाती। आत्मसम्मान होता है प्रेम में कि मैं क्यों जाऊं, बिना बताए क्यों चले गए, बता के जाते। तो राजा वेट करिए, राजा के मन में क्या रहा है, उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलती कर दी हो। जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है ना, बाकी लोग सोचते हैं कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। और राधा अपनी एक सहेली से बोल रही गोपी से, मेरे मन इतनी सूल रही, एक दिवस मेरे गृह आए मैं ही मस्ती दही, देखी तिन्हें हों मान कियो सो हरि गुस्सा गही। पगला सी गई है, बोरा सी गई है। सहेली से क्या बोल रही है, हे सहेली मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझसे गलती हुई है। उसने पूछा क्या गलती हुई है। कह रही है कि एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान मेरे पास आए थे, मैं उस समय दही मथ रही थी। वो ग्वाला जीवन है ना वहाँ पर, तो वो गोपालन जीवन का काव्य है पूरा। अब वो मुझसे बात करने आए और मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मैंने मान किया। मान करना मतलब जिसको आपकी भाषा बोलते हैं भाव खाना। मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मुझे लगता है वो नाराज़ हो गए, इसी नाराज़गी से लौट नहीं रहे। मेरे मन इतनी सूल रही, मेरे मन में कांटा चुभ रहा है। एक दिवस मेरे घर आए, अब समझ में आएगा, एक दिवस मेरे घर आए मैं ही मथती दही, देखी तिन्हें हाँ मतलब मैं मान की योग, मैंने अहंकार दिखाया, सो हरि गुस्सा गही, गुस्सा आ गया उनको इस बात से। सूरदास की राधा मुक्त नहीं हो पा रही, लेट गो नहीं कर पा रही, वो जी नहीं सकती कृष्ण के बिना। पर फिर देखिए 300 साल बाद क्या हुआ। 300 साल बाद कमाल हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और कवि हुए, उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मतलब प्रिय प्रवास पे चला गया है, कृष्ण चले गए हैं मथुरा, अब राधा कैसे जिएगी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका है। महिलाएं अभी तक स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा नहीं बनी है, पर अब वो समय आ रहा है कि बनने वाली है। और हरिऔध की राधा ने कमाल कर दिया है। गोपियां पूछती हैं कृष्ण नहीं आ रहे, अब क्या करोगी। ये राधा जी क्या बोल रही हैं, प्यारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे ना आवे। मेरे प्रिय खूब जिए, समाज का कल्याण करें, घर बेशक ना आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती हूं कि समाज का भला होना चाहिए। ये वो बिंदु है जहां राधा यशोधरा बन जाती है, मैं श्री शंकर की यशोधरा। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस एग्जाम्पल से वो ये कि हो सकता है कि जिससे आप नाराज हो वो किसी बड़े काम की खोज में हो, वो किसी महानता के रास्ते पर हो। और यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी महानता के रास्ते पर है, तो उसके रास्ते को रोकना अपने क्षुद्र हितों के लिए बहुत छोटापन है। और ऐसे मामले में एक ही बात हमें सोचनी है कि वो जिस काम के लिए बना है उसे करने दो। अपने स्वार्थ के लिए किसी को बांध के रखना, किसी को लाश बना के रखना, इसका क्या मतलब है। जाने दो ऐसा क्या है, तो बढ़िया होगा। एक स्थिति हम में से कई लोगों की आती है कि वे टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं पर छोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से एक बात पूछता हूं कि आप में से कितने बच्चे वैसा ही वैवाहिक जीवन चाहते हैं जो आपके माता पिता का है। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, चिंता मत कीजिए। लेकिन जब जब मैंने पूछा है, मुश्किल से 1 या 2% ने हाथ खड़ा किया है। हर जगह कंपटीशन इतना है, सफल होने की जितनी संभावना है उससे कई गुना संभावना विफल होने की हर क्षेत्र में है। सफल नहीं हो पाए तो क्या करेंगे। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि आईएएस नहीं बन पाए 20 साल पहले, और 20 साल से रोज घुट रहे हैं कि आईएएस नहीं बन पाए।
रात दिन यही ख्याल होता है कि आईएएस नहीं बन पाया, पीसीएस नहीं बन पाया, कुछ खास सोचा था नहीं कर पाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि जो बहुत मजबूत हो, तो हमेशा एक बैकअप ऑप्शन जिंदगी में लेकर चलिए। किसी करियर को दिमाग पे इतना हावी मत होने दीजिए कि वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। आप उस दौर के व्यक्ति हैं जहां इतने ऑप्शंस दुनिया में हैं जितने कभी नहीं थे, इतने ऑप्शंस हैं। बस एक ठीक ठाक सा व्यक्तित्व बना लीजिए, एक ठीक ठाक सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। और यदि आपके पास बेसिक स्किल्स हैं भाषा की, चिंतन की, समझने की, कैलकुलेशंस करने की, प्लानिंग करने की, स्ट्रेटेजाइज करने की, और मेहनती आप हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कंपटीशन नंबर्स में बहुत ज़्यादा है, कायदे का कंपटीशन नहीं के बराबर है। बहुत मजबूत लोगों से आपको भिड़ना नहीं पड़ता है। भिड़ते हैं 5 लाख से, पर उन 5 लाख में कुछ ही हैं जो भिड़ने लायक हैं। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। और उस बढ़िया करने की शुरुआत कॉलेज की ज़िंदगी से होती है। उड़ान सोसाइटी संभाल लेंगे, निष्ठा संभाल लेंगे। अभी मैडम ने बताया कि 80 सोसाइटी से बताई, इसको में 60 बताई, 60 सोसाइटीज़ हैं। किसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाइए। ये सोसाइटीज़ का हिस्सा बनने का असली पर्पस क्या है? इसी बहाने एक्सपोजर मिलता है, आप कुछ करते हैं, मंच पे आते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, स्किल्स डेवलप होती हैं, और अंत में जो जीवन में काम आता है यही स्किल्स काम आती हैं। और यदि वो स्किल्स हमने डेवलप कर लिया, और वो स्किल्स पढ़ाई से नहीं आती हैं, जो क्लासरूम के अंदर की पढ़ाई है वो सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ होती है कॉलेज में। कॉलेज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये अपॉर्चुनिटीज़, लोगों से बात करना, कुछ ऑर्गेनाइज करना, कहीं फेल होना, कहीं पास होना, वो सब करते रहिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कंपटीशन कहने के लिए ज़्यादा है, दरअसल ज़्यादा नहीं है। पूरी बात का सार ये है कि किसी की भी ज़िंदगी फ्लैट नहीं होती है, उसमें कर्व्स आते रहते हैं, ऊंच नीच सबकी ज़िंदगी में आती है। मैंने भी कम नहीं झेली है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसे नहीं खड़ा हूँ, कुछ तो झेला ही होगा, मैंने भी ठीक ठाक झेला है। जिस उम्र में आप मौज मस्ती करते हैं, मैंने उस उम्र में कैलकुलेटर बेचे हैं, मैं सेल्समैन रहा हूँ, आगे जाके समझ में आएगा। बस इतना करना है कि जब जब ज़िंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी है। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आजकल का एक नया लाइक हो रहा। फिर आपने कुछ ऐसा बोला, किसी ने उसकी छोटी सी क्लिप काट के चला दी, और आप अचानक सबकी नज़रों में किरकिरी बन गए। गालियाँ पड़ रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, लाखों लोग फतवे जारी कर रहे हैं आपके ऊपर। इतनी बेचैनी होती है इस दौर में। पहले के दौर में ये नहीं था, आपने कहीं कुछ बोला खत्म हो गया, अब किसी ने रिकॉर्ड कर ली, सोशल मीडिया पे आ गई, खत्म ही नहीं हो रहा। राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे देश में है नहीं, और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे? आप कभी ना कभी कुछ ऐसा बोलेंगे, या तो गलत बोलेंगे या उसमें से कोई क्लिप कोई काटेगा, इतनी गालियाँ पड़ेंगी, और पहली बार जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ, मैंने खाई हैं। और जीवन में एक आध ऐसा दौर सबका आता है, आ जाना चाहिए। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। 8 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.5 साल खाई दवाई। कारण पता था, कारण ठीक हुआ, दवाई छूट गई। उसके बाद मैंने ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फेज पिछले साल झेला था, जब मेरी वीडियो की क्लिप मीडिया पर चली, FIR हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ। और मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे तनाव नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ, एंग्जाइटी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले झेल चुका था। अब पिछले 7 दिन से मेरी 5 साल पहले की क्लिप चला रही है वीडियो आजकल। 2019 के इलेक्शन से पहले जनवरी में मैं क्लास लेते हुए कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा, और ये पॉलिटिक्स के मामले सब बेकार की बातें। उस समय ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ना कुछ और हुआ था। आज मेरा बड़ा सीधा स्टैंड है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से सहमति दी है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मंदिर बन रहा है, मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? मुझे क्यों खुश नहीं होना चाहिए? दुनिया में हर धर्म के ईश्वरों के नाम पर मंदिर हैं, उनके जन्म स्थान पर मंदिर हैं, मेरे धर्म में क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? और कुछ लोग पिछले 7 दिन से 5 साल पहले की क्लिप चला रहे हैं। मेरी टीम परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे भेजते हैं कि सर ऐसे हो गया, सर इतनी वीडियो चल रहे हैं। मैं सुनता हूँ,
पर तनाव नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी दिन किसी मंच पर हो, जैसे आज मैंने बात बोल दी, कहीं और बोल दूंगा, मैं खत्म हो गई। कितना लोड लेंगे? और आप लोड लेते रहेंगे तो दुनिया देती रहेगी, दुनिया के पास बहुत है देने के लिए, वो हमेशा देते रहेंगे। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जब जब बुरा अनुभव हो, जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा, जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अब मैंने ठीक ठाक टॉर्चर कर लिया बच्चों पर, इससे ज़्यादा करना शोभा नहीं देता। एंड एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, आई डोंट नो हुज क्वेश्चन इज दिस, बट whosoever has sent the question, जब आप ये कहते हैं कि मैं रोज़ उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, इसके बुनियादी तौर पर 2-3 रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो कोई भी नहीं पढ़ पाता है, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ उतना। हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं। ईमानदारी की बात है कि मैं आज तक कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाया हूँ, और मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की है वैसे, है ना, आप भरोसा कर सकती हैं इस बात पे। एक तो अपने आसपास ऐसे लोगों से बचिए जो बार बार दबाव बनाए कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, तो कितना पढ़ती है। आप कितने घंटे का टारगेट लेके चल रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। आपकी उम्र में कॉलेज के अलावा अगर आप 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। कॉलेज के 3 साल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई से ज़्यादा सीखने के साल हैं, मंच पे आने के साल हैं। दोस्तों के साथ फिल्म देखिए, दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाइए, रेस्टोरेंट में बैठ के खूब बकवास कीजिए उनके साथ, उसमें जो सीखेंगे वो केवल पढ़ाई से नहीं सीखेंगे। तो दिन में 3-4 घंटे बहुत होते हैं। और बाकी मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिसमें से एक एक्टिविटी चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठना, 1 घंटे बात करना भी शामिल है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोगों की उम्र में इमोशंस थोड़े उठापटक होती रहती है। अगर आप महीने के 30 दिन में से 6-7 दिन बीच में नहीं पढ़ पाते डिस्टर्बेंस से, तो इसका मतलब है कि आप दिमागी तौर पर एकदम ठीक हैं। चिंता उनकी है कि जो रोज पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो अपनी उम्र में जी नहीं रहे, किसी और उम्र में जी रहे हैं। तो ठीक है, कभी कभी डिस्टर्बेंस आएगी, उसको एंजॉय कीजिए। डिस्टर्बेंस बस सुंदर प्यारी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिए, है ना। जिसकी वजह से नींद उड़ी हुई है वो अच्छा होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। नमस्ते सर, thank you sir for this session sir. I extend my gratitude sir. It was an honor to listen you sir. सर मेरा आपसे सवाल होगा कि कई एक आध एग्जाम्पल होंगे सर जहां आपने लेट गो किया होगा, आप अपने जीवन में भी किसी चीज़ में लेट गो किए होंगे, तो कोई एक आध ऐसा एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहे जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने कहा कि 7-8 साल पहले मैं थोड़ा एंग्जाइटी का शिकार हुआ, कई कारण थे, पर उसमें 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस समय। मतलब उन्होंने कर दिया, मैंने करवा भी लिया, अब तो मैं करवाता ही नहीं, तब मैंने करवा लिया था। अजीब किस्म के लोग पीछे पड़ के रात दिन 24 घंटे तनाव देते रहना बिना किसी बात के, कोई वजह भी नहीं थी ऐसी। मैं बड़ा परेशान रहा। फिर बाद में परिस्थितियां बदल गई, मैं ठीक हो गया, मेरी स्थितियां ज़्यादा बेहतर हो गई। तो उन दिनों मैंने एक रहीम का दोहा पढ़ा, वो मेरे जीवन का उसूल बन गया। उसके बाद से 1-2 बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज़्यादा थी उस समय भी, आज भी है। पर अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सूअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफ़ेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे,
वो तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहाँ जाके। तो सबसे अच्छा क्या है, वहाँ से निकल जाना, लेट गो कर देना। तो मैंने रहीम का एक दोहा अपना सार बना लिया, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीति। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीति। कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। तो मेरा उसूल क्या है, इस तरह के लोगों से ना दोस्ती ना दुश्मनी, ना दिल में ग्रजेस रखने हैं कि हिसाब बराबर कर दूंगा, हरा दूंगा, रखना ही नहीं। और मेरी ठीक ठाक दोस्ती तो क्या होगी, मतलब जब हम मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, मुझे दिक्कत है ही नहीं, नाराज़गी भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपना धर्म निभा रहा था, मैं अपना निभा रहा हूँ। और अगर मैं दुश्मनी पाल लेता, अपना बीपी बढ़ाता, डायबिटीज़ करवा लेता, मैंने पाला ही नहीं, ना मैं पालता हूँ। और भी ऐसे कई इंस्टांसेस हैं जहाँ दुश्मनी करने का पूरा स्कोप था, पर मैं दुश्मनी करता नहीं, मुझे शौक ही नहीं दुश्मनी करने का। मेरा दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं है, मतलब मैं कईयों का हूँ, मेरा एक भी नहीं है। जो मुझे अपना दुश्मन मानते हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे लिए वो परिचित हैं जो मित्र हो सकते थे या हो सकते हैं। फिलहाल मित्र नहीं है, लेकिन दुश्मनी नहीं है। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये मैं ध्यान रखता हूं हमेशा। सबसे ज़्यादा आपके माहौल की, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स की है कि उन्होंने आपको, मतलब कुछ बच्चे अपने आप से इतनी उम्मीद पाल लेते हैं कि फेलियर झेल नहीं पाते। आप वैसे बच्चों में हैं जो आपने कहा ना कि मैं शुरू से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट का मतलब जो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर में घुसते ही होमवर्क करना शुरू किया, वैसे बच्चे ज़िंदगी में बड़े परेशान रहते हैं। बच्चों को होना चाहिए छटा हुआ टाइप का, शरारती, बदमाश, मतलब काम भी करें स्कूल का, लेकिन बेसिकली आपको स्मार्ट होना है, कॉन्फिडेंट होना है। पढ़ाकू होने से ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चलती है। ज़िंदगी के लिए ना व्यक्तित्व चाहिए। हुआ क्या आपके साथ, आपको बता दिया गया कि अच्छा बच्चा वो है जो पढ़ता है, होमवर्क करता है, आपने वो सब किया। तारीफ़ें आपकी इतनी हुई होंगी कि बेटा तुम तो कुछ भी कर दोगी, आपको भरोसा हो गया कि मैं कुछ भी कर दूंगी। लेकिन ऐसी ऐसी तारीफ़ें हर गांव, हर मोहल्ले में कई बच्चों की हो रही थी। जब उन सब में कंपटीशन हुआ तो कुछ सफल हुए, बहुत सफल नहीं हो पाए। तो जो सफल नहीं हो पाए उनको बहुत बेचैनी हुई। आपका सौभाग्य है कि अब तीसरी बार में सफल हो गई। कई ऐसे लोग हैं जो कभी सफल नहीं हुए ज़िंदगी में, उनको भी तो जीना है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, अपने आप से उम्मीदें कम कर लीजिए। और ये आसान नहीं होता है। इसका तरीका ये है कि एक दो ऐसे अच्छे दोस्त जो अच्छे भी हैं, दोस्त भी हैं, और बहुत उम्मीदें ना रखते हैं, ना आपको रखने देंगे अपने आप से। डायरी लिखने से लेकर कुछ अच्छे उपन्यास पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना, जो आपको सहज होना सिखाएं, न कि महान होना सिखाएं। महानता से बड़ा कोई रोग नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। सामान्य होना है। असली जद्दोजहद सामान्य होने की है, महान होने की नहीं है। सहज होना है। तो अपने आप से क्या कहना, रोज़ कहना है, कोशिश पूरी करूँगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, और भाड़ में जाए सीधी सी रात। नमस्ते सर। ख्याल से आपकी उम्र में नसीब को नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, है तो कितना है। सब तो कर्जदार हैं, मैं भी तो कर्जदार हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले आईएएस बन जाते या कुछ बन जाते। ये हो सकता है कि आईएएस बनने के एग्जाम में 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 का हुआ, 2 का नहीं हुआ। पर ये नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की तो आईएएस हो गया। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बाकियों से नहीं,
मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। और इसलिए अगर आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी कोई काम, तो उसको गिव अप ही कहते हैं। लेट गो का मतलब तब होता है जब आप मन भर चुका है, अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। जैसे आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पाए, तैयारी छोड़ दी, गिव अप है। बन गए, नौकरी की, मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया, ये लेट गो है। लेट गो करने के लिए पहले हासिल करना पड़ता है, या हासिल होने से पहले उस मनोभूमि पर पहुंचना पड़ता है जहां हासिल होने का सुख आपने महसूस कर लिया और उसमें मज़ा नहीं आया, ठीक ही है, औसत है, तब छोड़ दिया। इसलिए आपकी उम्र को शोभा नहीं देता कि हम नसीब की बात करें, ये शोभा देता है मेरी उम्र को। तो 30-40 के बाद नसीब, भाग्य, नियति चलेगा। फिलहाल कर्म पर भरोसा कीजिए, मेहनत, डिसिप्लिन, और मोटिवेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे। डिसिप्लिन ऐसे रहता है, और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। सबसे अच्छा क्या है? मोटिवेशन विद डिसिप्लिन। तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए, अपने भरोसे कीजिए। ऑल द बेस्ट।